हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे ईयर, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। जैसे अभी हम बात करते हैं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर भी फिनिश हुआ वो हुआ था 21-22, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये कवर करने वाले हैं कि आप स्टार्टिंग से लेके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से लेके आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और बैलेंस शीट फाइनल करते समय हम कौन कौन से लेजेस क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं, आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आप बैलेंस शीट फाइनल करना सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और ये आपके नॉलेज के, आपके अकाउंटिंग के नॉलेज को इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जब भी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ओके, ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2021 से आपने 30 अप्रैल 20 के बीच में आपने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मंथली की। अब जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका मतलब जब भी हम परचेज करते हैं तो आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लगाना है, वहां पर आपको ऐड करना है। और जब आप कोई गुड सेल्स करते हैं तो आपको जीएसटी चार्ज करना है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गुड सेल्स कर रहे हो तो आपको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा जिसमें आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। और अगर आप विद इन स्टेट गुड सेल्स कर रहे हो तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है, वट एवर परसेंटेज आपका जो है 5% हो, 12 हो, 18 हो या फिर 28% हो। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं मंथली वाइज। आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में आप 11th तक, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो आप 11th मई तक आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। ओके, तो जीएसटीआर 1 के अंदर आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर आप B2B की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे और आप B2C की डिटेल्स प्रोवाइड करें, यहाँ पर दो रिटर्न है। एक होता है क्यूआरएमपी स्कीम्स के अंदर आप क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट अगर आप करते हैं, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे अप्रैल मई जून का आप जुलाई के अंदर फाइल करते हैं, या फिर आप मंथली फाइल करते हैं, तो दोनों में वेरिएशन है। क्या है कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम्स के थ्रू फाइल करते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन रहता है B2B डिटेल्स अपलोड करने का, ताकि आप सामने वालों को इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती रहे, सामने वाले के जीएसटीआर 2A के अंदर वो शो हो जाए। और अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शन हैं कि आप B2C भी अपलोड करें और B2B भी अपलोड करें, पूरा रिटर्न आप अपलोड करें, वहां पे फाइल करें किस तरह से। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम्स के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो आपको B2B की डिटेल्स आपको मंथली देनी है, और बाकी की जो B2C की डिटेल्स है वो आपकी जून मंथ के अंदर देनी है। अगर तीनों क्वार्टर्स की, अगर 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं, क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया। अब जीएसटीआर 1 आपने फाइल कर दिया, उसके अंदर आपने प्रॉपर आपकी जो सेल्स थे वो सेल्स की रिटर्न आपने डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जीएसटीआर 1 के अंदर। अब आपको सिर्फ फाइल करना है 20 मई तक, यानी कि 20 मई या 22 मई तक जो भी डेट होती है, वहां पे आपको फाइल करना है GSTR 3B। ओके, तो GSTR 3B क्या है? GSTR 3B जीएसटीआर 1 का ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आ जाता है आपके आउटपुट सप्लाई के अंदर, और जीएसटीआर 2A का आपका ऑटोमोटिव सप्लाईज आ जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। ठीक है, अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो आपको जो भी लेट फीस या इंटरेस्ट पे करना होता है उसके हिसाब से आप पे कर लें। तो उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ये बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का पार्ट है कि जब आप बैलेंस शीट फाइनल करें उस समय आप ये ध्यान कर लें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो करना है कि मैच मैच GSTR 1 सेल्स एज पर बुक्स। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको GSTR 1 मैच करना है बुक्स के हिसाब से। यानी कि आपके बुक्स के अंदर जो सेल्स आ रहा है, जो पार्टीज आ रही है, जिस पार्टी का B2B रजिस्टर्ड डीलर को आपने गुड सेल्स किया हुआ है, वो आपने GSTR 1 के अंदर शो किया है या नहीं किया हुआ। ओके, दूसरा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि GSTR 1 मैच विथ GSTR 3B।
जो हमने GSTR 1 फाइल किया हुआ है, GSTR 1 के जो हमने आउटवर्ड सप्लाई लिखी हुई है, दी हुई है, वो आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स आपने GSTR 3B के अंदर पे किया है या नहीं किया हुआ है, ये आपको चेक करना है। तो GSTR 1 सबसे पहले आपके बुक्स के हिसाब से मैच हो जाएगा। अगर आपकी बुक्स के हिसाब से GSTR 1 मैच है, और अगर आपकी GSTR 1 के हिसाब से अगर आपका GSTR 3B मैच है, इसका मतलब GSTR 3B आपके बुक्स के हिसाब से भी मैच है। ओके, तो GSTR 3B में दो होती है, एक होता है आउटवर्ड सप्लाई, तो दूसरा होता है इनवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि हम कब भी परचेज करते हैं गुड्स, इसके ऊपर हमने जो टैक्स पे किया हुआ है उसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, यानी कि इनवर्ड टैक्स या इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स आपको मैच करना होता है GSTR 2A के साथ में। किसके साथ मैच करना आपको? GSTR 2A के साथ में मंथली मैच करना है, या फिर आप ईयरली मैच करें, जो भी आपके पास में ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको मैच करना है। और ये देखना है कि आपने अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आपने कितना परचेस किया है, आपके पास में कितने गुड्स टैक्स है, और आपने कितना इनपुट लिया हुआ है। अगर आपने ज्यादा इनपुट लिया हुआ है तो नेक्स्ट रिटर्न के उसको कम कर दें, और अगर आपने ज्यादा कम लिया हुआ है तो नेक्स्ट रिटर्न के थोड़ा सा बढ़ा दें। और हमें ये देखना होता है कि GSTR 2A के हिसाब से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, लेकिन कभी कभी कोई परचेज हमने किया होता है, उसका इनवॉइस हमारे पास उस समय नहीं आता है GSTR 2A के अंदर, क्योंकि सामने वालों ने फाइल नहीं किया होता है रिटर्न GSTR 1 के अंदर, हमारी डिटेल्स उन्होंने अपलोड नहीं की होती है, उसको नेक्स्ट मंथ में दिखता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर यही आती है जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करें, कि मैं GSTR 1 अपने बुक्स के हिसाब से मैच करें, GSTR 1 के हिसाब से GSTR 3B मैच करें, और GSTR 3B के हिसाब से GSTR 2A मैच करें। तो ये क्या हो गया सर? ये हमारा डिटेल्स में जीएसटी कंप्लीट हो गया। यानी कि जीएसटी में आपको इतना ही मैच करना है, क्योंकि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों इंटर रिलेटेड हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को पता रहता है कि आप क्या सेल्स दिखा रहे हैं, क्या परचेज दिखा रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता रहता है कि आपका सेल्स क्या है और आपका प्रॉफिट क्या है। तो यहाँ पर आपको हमेशा दोनों को साथ में लेके चलना है। पहले ऐसा होता था कि आप इनकम टैक्स के अंदर अलग से सेल्स दिखा रहे हैं और आप वेट के अंदर अलग सेल्स दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर जो GSTR 3B का जो सेल्स है वो आपके 26S फॉर्म के अंदर दिखता है। अगर आपने ये चेक किया होगा तो 26S फॉर्म के हिसाब से आपका जो सेल्स आ रहा है, वो सेल्स आपके GSTR 3B के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप अपने सीए के पास में बैलेंस शीट फाइनल कराने से पहले आप ये चेक कर ले कि 26AS में जो सेल्स मंथ वाइज आपको दिख रहा है। दूसरा वहां पर दिखता है GSTR 1 कंपेरेटिव विद GSTR 3B, यानी कि GSTR 1 और GSTR 3B के बीच में जितना भी डिफरेंस है वो आपको वहां पे फाइंड करना है। अगर नहीं है और सब कुछ सही तरह से मैच कर रहा है तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर हमने जीएसटी मैच कर लिया। जीएसटी मैच करने के बाद में हमको आगे ये देखना है कि सर हमको कुछ प्रोविजंस तो नहीं बनाना है। प्रोविजंस का लाइक दैट ये होता है कि हमारे कोई फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रोविजंस क्रिएट करना। या प्रोविजंस क्रिएट हमको क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न सिस्टम्स के ऊपर अकाउंटिंग करते हैं। गोइंग कंसर्न सिस्टम्स का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, और हम कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसका हमने एक्सपेंसेस तो कर दिया लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो गोइंग कंसर्न एक्चुअल बेसिस ये बोलता है कि जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे अब उसी ईयर में रिकॉर्ड करना है। ओके, जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। लाइक दैट मैं आपको एक एग्जांपल्स क्रिएट करता हूं कि जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे रेंट पेड। अब जो रेंट पेड है ये एवरी मंथ हमारा रेंट पे जाता है, फॉर एग्जांपल 25,000। अब अप्रैल मंथ का जो रेंट था वो हमने मई मंथ के अंदर पे किया, मई मंथ का जो हमने रेंट था वो हमने जून मंथ के अंदर पे किया, और इसी तरह से फेब्रुअरी का जो रेंट था वो हमने मार्च में पे किया, लेकिन मार्च का रेंट हमने अप्रैल में पे किया। यहाँ पर ईयर चेंज हो जाता है। जब आपका ईयर चेंज हो जाता है तो वहां पे फिनेंशियल ईयर अलग था, अप्रैल के अंदर फिनेंशियल ईयर 22-23 हो जाता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि सर ये जो मार्च मंथ का जो रेंट है, अगर इसके हिसाब से हम देखें तो 11th मंथ होता है। इसके हिसाब से अगर हम पेमेंट के हिसाब से देखें तो 11th मंथ होते हैं, और हमें टैक्स का पेमेंट हमको कितना, सॉरी रेंट का पेमेंट हमको करना है 12 मंथ के हिसाब से। तो आपको ये जो लास्ट मंथ का है इसका आपको प्रोविजंस क्रिएट करना होगा। तो प्रोविजंस आप किस तरह से क्रिएट करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ओके, ये आपका प्रोविजंस आपको एट द 31 मार्च को आपको ये करना होता है। तो रेंट अकाउंट आपका एक्सपेंसेस में चला जाएगा डेबिट, और रेंट पेबल आपका करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा लाइबिलिटी साइड्स में। अब जब भी आप इसको नेक्स्ट ईयर आप पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट ईयर का मतलब ये होता है कि आप अप्रैल मंथ में जब इसका पेमेंट करेंगे तब आपको क्या एंट्री करनी है अप्रैल मंथ के पेमेंट में? रेंट पेबल अकाउंट डेबिट, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आप करते हैं, ये पेमेंट आप अप्रैल में जब करेंगे तब रेंट पेबल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये भी बैलेंस शीट्स का पार्ट है।
रेंट पेबल भी क्या है, बैलेंस शीट का पार्ट है, और बैंक भी क्या है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो यहाँ पर पीएनएल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, पीएनएल का इफेक्ट ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह से प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। प्रोविजंस आपका किस किस तरह से बन सकता है, सबसे पहले आप रेंट जो पे कर रहे हैं उनका प्रोविजंस आप बना सकते हैं। दूसरा सैलरी, जो सैलरी आपकी फिक्स रहती है, एवरी मंथ आपको सैलरी पे करनी होती है, तो उसका प्रोविजंस आप बना सकते हैं। तीसरा वेजेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं तो उनका वेजेस पे करना होता है, वो आप बना सकते हैं। एंड नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है ये भी एवरी मंथली होते हैं, तो ये भी आप नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जब उसका बिल आएगा उसके हिसाब से इसका प्रोविजंस बना सकते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट हम कब फाइनल करते हैं सर, बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल हम 31 जुलाई जब हमारा रिटर्न फाइल करने का टाइम हो, या फिर टैक्स ऑडिट है तो 30 सितंबर, या फिर उसका टैक्स ऑडिट की डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है तो उस समय फाइल करते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है सर, 6 मंथ का टाइम रहता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो 31/3/2021 को फॉर एग्जाम्पल क्लोज हो गया, लेकिन हम रिटर्न फाइल करेंगे सर फॉर एग्जांपल 30 सितंबर 2022 तक, तो हमारे पास में 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ के टाइम में आपको जो भी एडजस्टमेंट करने हैं 31 मार्च तक वो आप कर सकते हो। ओके, तो उस समय जो बैंक के ट्रांजैक्शन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह के प्रोविजंस आप क्रिएट कर सकते हो, कैश में आप ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। दूसरी बात हम यहाँ पे ये करते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा ये हो गया कि हमको जीएसटी मैच करना है हमारे बुक्स के हिसाब से, अगर सही है तो इट्स ओके। दूसरा आपको प्रोविजंस क्रिएट करना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मैच करना होता है, आपको एक्सपेंसेस सही तरह से रिकॉर्ड करना होता है, एक्चुअल बेसिस को ध्यान में रख के आपको ये काम करना होता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको फाइल करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सी चीज है सर, अगर आपके पास में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल को आपको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, रॉ मटेरियल को आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। अब जहां पर आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है वहां पर आपको फिजिकल स्टॉक के रूप में बात कर सकते हैं। टेली प्राइम्स के अंदर एक आपका ऑप्शंस रहता है कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो आपको ये चीज ध्यान में रखती है कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको किस तरह से रखना है। सबसे पहले आप इसके अंदर ये देख लें कि आपकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने किसी को किसी बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है तो वहां पर आप देख ले सर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपको यहाँ पे लिखना है, ये आपका लोन कितना और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप उस साल में, इससे सबसे पहले देख लें। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन देख लें कि आप पूरे पूरे ईयर में आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। तीसरा आप सैलरी चेक कर ले क्योंकि आपकी सैलरी स्पष्ट जा रही है। और फोर्थ आपका रेंट चेक कर ले क्योंकि रेंट भी आपका फिक्स है। और फाइव्थ आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी देख लें। इन सबका टोटल करा के करके इसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, क्योंकि आपको क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका सेल्स बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो आपका वही होना चाहिए प्रीवियस ईयर के हिसाब से। एक बार आप चेक कर लें तो प्रीवियस ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या था और इस ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कम नहीं होना चाहिए, अगर कम होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में आप इसको इन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपको माइनस करना है। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप इस तरह के प्रोविजंस बना के उस एक्सपेंसेस को बुक कर दोगे, आपका नेट प्रॉफिट आपका एक्यूरेटली आ जाएगा। तो आपको नेट प्रॉफिट का भी परसेंटेज आपको देखना है कि आपका जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर आपका कितना टर्नओवर था, उसका नेट प्रॉफिट का रेशियो क्या था, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से इस ईयर को भी आप कंपेयर कर ले तो आपसे ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है। इसके बाद आप ये चेक कर लें कि अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ रही है टीडीएस डिडक्ट करने की, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ रही है टीडीएस डिडक्ट करने की, तो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया हुआ है, ये आप पूरी तरह से चेक कर लें कि टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया हुआ है किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर तो आप टीडीएस डिडक्ट कर लें। अदरवाइज जिसके ऊपर लाइबिलिटी थी आपको टीडीएस डिडक्ट करने की और अगर आपने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया होता है तो वो एक्सपेंसेस आपका डिस अलाउड हो जाएगा। चाहे आपने पेमेंट कर दिया है, चाहे वो बैंक से पेमेंट किया हुआ, कुछ भी किया, लेकिन आपने उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और आपकी लाइबिलिटी थी टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराने की, लेकिन आपने नहीं किया, तो वो एक्सपेंसेस आपका क्या हो जाएगा,
डिस अलाउड हो जाएगा। तो आप ये चेक कर लें कि आपने टीडीएस का जो डिडक्ट किया या नहीं किया। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट भी कर दिया, टीडीएस डिडक्ट भी कर दिया, तो उसका रिटर्न फाइल आपने प्रॉपर तरीके से उसका टैक्स का पेमेंट आपने किया है या नहीं किया हुआ, ये भी आप प्रॉपर तरीके से उसको चेक कर लें, क्योंकि टीडीएस भी एक इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस का। अगर कोई बिजनेस करता है, चाहे कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एक प्रोपराइटरशिप फर्म हो जिसके अंदर टीडीएस की लाइबिलिटीज होती है, उनके लिए बड़ा फैक्टर रोल अदा करता है टीडीएस। टीडीएस आपको डिडक्ट करना है, उसका पेमेंट करना है प्रॉपर तरीके से 7 तारीख से पहले, और उसकी रिटर्न फाइल करने हैं आपको क्वार्टरली। उनके फॉर्म 16 फॉर्म आपको देने होते हैं सामने वाली पार्टी को। अगर आप किसी सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो 16A फॉर्म आपको एनुअली देना होता है। तो ये सब चीजें आप उस समय ध्यान रखना है, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है या फिर आप अकाउंट मैनेजर हैं या फिर आप सीनियर अकाउंटेंट हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सर हमने किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ, अगर हमने किसी से अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर वो इंटरेस्ट आपने पे किया या नहीं किया हुआ है, तो इसका भी प्रोविजंस आपको 31 मार्च को क्रिएट करना होगा। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो अगर आपका एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आपके इस टाइप के एक्सपेंसेस आप कर सकते हो। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि सर सिक्योर्ड लोन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। सिक्योर्ड लोन जब हम करते हैं तो हम बैंक स्टेटमेंट देख के इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट की हम एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज हमारा इंस्टॉलमेंट है टू बैंक अकाउंट। अब इस 50,000 रुपीज में क्या है सर, इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्या है सर, ये इंटरेस्ट भी है या प्रिंसिपल भी है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करके चलते हैं सर 30,000 आपका प्रिंसिपल है और 20,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट है। तो ये जो 20,000 रुपीज ये है आपने ज्यादा डिडक्ट कर लिया लोन के अकाउंट्स के अंदर, तो इसका आपको क्या करना होगा, वापस क्रेडिट करना होगा। तो इसके लिए आपको ये एंट्री पास करनी है। आप मंथली एंट्री भी पास कर सकते हैं या फिर आप ईयरली भी एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो क्या करना है सर, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट फॉर एग्जाम्पल 20,000 टू एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, ये एंट्री आप पास करनी होगी आपको 31 मार्च को। एक साथ भी कर सकते हैं आप, मंथली मंथली भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या करना चाहते हैं उसमें। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि जो इंटरेस्ट का पार्ट आपने लोन के अंदर ज्यादा डेबिट कर दिया है उसको आपको पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने के। और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन प्रैक्टिकली किस तरह से क्यों होती है उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। अब हम एक सीरीज यहाँ पे शुरू करने वाला है, अकाउंटिंग से लेके जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पीएफ, पीएसआईसी, पेरोल और एडवांस एक्सेल्स की एक सीरीज यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाली है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस कोई आपके फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स भी देखें और वो इस नॉलेज को गेन करें, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप एक लाइक करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे और थोड़ा सा हौसला आएगा और मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको फ्री में एक नॉलेज मिलता रहे आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है, समझ में आ गई है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बार फिर से आप तैयार हो जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।